नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश के अंतिम टॉपिक पर, यानी मौर्य वंश का ये चौथा पार्ट है। और इसके पहले अगर आपने 1, 2, 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट पर मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कंसीडर किया हुआ है जो आपके सभी आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अशोक के बारे में पढ़ लिया था, और इसके पहले अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में और आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेन बातें हम लोगों ने दोस्तों पढ़ ली थी। आज के वीडियो में देखते हैं जैसे प्रांतों का विभाजन क्या था। तो देखो, प्रांतों का विभाजन जो था वो आपका विषय में किया गया था, और जो उसका प्रांतों का जो विभाजन था वो विषय में किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष होता था उसको हम लोग विषयपति कहते थे। ठीक है, तो प्रांतों का विभाजन किस में होता था? विषय में होता था। और इसके अध्यक्ष को दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे? विषयपति बोलते थे। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी वो दोस्तों क्या थी? ग्राम थी। और इसका मुखिया दोस्तों हम लोग इसको ग्रामिक बोलते थे। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी उसको हम लोग ग्राम बोलते थे, और उसका जो मुखिया होता था, यानी गांव का एक तरह से मुखिया जो होगा उसको हम लोग ग्रामिक बोलते थे। ठीक है, इसके बाद प्रशासकों में, इन दोनों में दोस्तों अंतर है। ये प्रशासन है और ये प्रशासक है। ये प्रशासन है, ये प्रशासक है। ठीक है, प्रशासकों में सबसे छोटा जो होता था उसको हम लोग गोप बोलते थे। ठीक है, प्रशासकों में दोस्तों जो सबसे छोटा होता था उसको गोप कहा जाता था। गोप का मतलब होता था जो था 10 ग्रामों का जो शासन करता था उसे हम लोग गोप कहते थे। ठीक है, प्रशासकों में जो सबसे छोटा होता था उसको गोप कहते थे। और जो गोप होता था वो 10 गांवों के, यानी 10 ग्रामों का शासन का मतलब वो 10 गांवों का शासन करता था। अकेले जो है उसके अंडर में 10 गांव होते थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, 6 समितियों में विभाजित था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। अब आप इसे समझिए कि नगर का प्रशासन में कितने लोग होते थे। अब नगर जाहिर सी बात है वो बड़ा एरिया होगा, तो बड़े एरिया को कवर करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। तो 30 सदस्यों का एक पैनल बना देते थे, 30 सदस्यों का एक मंडल बना देते थे। अब 6 समितियों में विभाजित करते थे, तो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यानी 6 समितियां बना दी और हर किसी में 5 सदस्य कर दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30। यानी टोटल आपके 30 सदस्य हो जाएंगे। यानी नगरों का प्रशासन करने के लिए उनको कम से कम 30 सदस्यों की आवश्यकता होती थी, या 30 सदस्य होते थे, 6 समितियां होती थी। पूछा जा सकता है कि नगर प्रशासन को संभालने के लिए कितनी समितियां होती थी मौर्य एम्पायर में, यानी कि मौर्य काल में। तो आपको बताना होगा कि टोटल 6 समितियां होती थी। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य में जो समितियां होती थी नगर प्रशासन को चलाने के लिए, उसमें एक समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे? तो वो दोस्तों 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, और ये बात किसने कही है दोस्तों? तो ये मेगास्थनीज ने कही है। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका लिखा था। तो उन्होंने इंडिका में अपने इस चीज़ का वर्णन किया है नगर के प्रशासन के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया है कि 30 सदस्यों का एक पैनल होता था जिसे हम लोग मंडल कहते थे, और उसी मंडल में जो है 6 समितियां होती थी, और हर समिति में दोस्तों 5-5 लोगों को रखा जाता था। अगला पॉइंट दोस्तों, बिक्री कर 1/10 होता था, बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। यानी जो सेल्स टैक्स होता था, सेल्स टैक्स दोस्तों यानी कुल उपज का, जितना भी उनका उपज होती थी या जितना भी बेचा जाता था या उसका जितना मूल्य होता था उसका 1/10 भाग, यानी मान लीजिए कि टोटल, मान लीजिए कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन 10 किलो हुआ, तो 10 किलो में से 1 किलो जो है आपको बिक्री कर देना पड़ता था। और अगर कोई व्यक्ति ये बिक्री कर नहीं देता था तो उसको दोस्तों मृत्युदंड दे दिया जाता था। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एग्रोनोमाई किसे कहा गया है। तो मार्ग निर्माण अधिकारी को जो है एग्रोनोमाई कहा जाता था। या सीधा सीधा आपसे ये भी
ऑप्शन में हो सकता है कि ये एक अग्रनुमाई एक तरह के कि मौर्य प्रशासन में अधिकारी थे, ये ऑप्शन में हो, या मार्ग निर्माण में जो भी आपका अधिकारी लगा हुआ होता था तो उसको हम लोग एग्रोनोमाई कहा जाता था, एग्रोनोमाई कहते थे। और ये बात भी मेगास्थनीज की इंडिका से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चंद्रगुप्त सेना में 50,000 अश्वारोही, अश्वारोही मतलब कैविलियर्स, 9,000 हाथी, 9,000 हाथी और 8,000 रथ होते थे। ये बात किसने कही? देखिए, चंद्रगुप्त की सेना में 50,000 अश्वारोही थी, अश्वारोही थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 दोस्तों रथ थे। ये बात कही है जस्टिन महोदय ने। ठीक है, जस्टिन जो है एक यूनानी लेखक थे, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ये एक यूनानी लेखक थे। ठीक, इन्होंने जो है एक चीज ये भी कही है कि चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो लुटेरों की सेना थी। जस्टिन ने ये बात कही है कि चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो एक लुटेरों की सेना थी। ठीक है, 6 लाख की सेना से सारे भारत को रौंद डाला, ये फैक्ट जस्टिन महोदय कहते हैं। हालांकि इसका प्रमाणिक कोई उपलब्ध साक्ष्य नहीं है कि 6 लाख की सेना से उन्होंने पूरे भारत में रौंद डाला। ठीक है, लेकिन ये बात जस्टिन महोदय ने कही थी। ठीक है, इसके बाद नायक जो होता था युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था। ठीक, सबसे बड़ा जो सेनापति होता था, सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था सेना में, उसे हम लोग सेनापति कहते थे। और युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसे दोस्तों हम लोग नायक कहते थे। ठीक है, लेकिन वहीं पर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू प्लिनी एक तरह से उन्होंने लिखा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसमें 6,000 पैदल सिपाही थे और 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। तो प्लिनी महोदय ने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6,000 पैदल सिपाही थे, ठीक है, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे। यानी आप देखोगे तो जस्टिन ने भी 9,000 हाथियों के बारे में बताया है और प्लिनी ने भी 9,000 हाथियों के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि 50,000 अश्वारोही थे और इन्होंने बताया है दोस्तों 30,000 घुड़सवार सेना थी। ठीक है, पैदल सिपाही इन्होंने पैदल सिपाहियों के बारे में नहीं बताया और इन्होंने प्लिनी ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6,000 पैदल सिपाहियों के बारे में बताया है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि किसके अनुसार उनकी सेना में कितने घुड़सवार थे, कितने हाथी थे और कितने पैदल अश्वारोही थे या पैदल सेना थी। अगला पॉइंट है, सेना का रखरखाव जो करता था वो 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। ठीक है, तो सेना का रखरखाव कौन करता था? 5 सदस्यीय 6 समितियां, यानी टोटल कितने लोग हो जाएंगे? सेना के रखरखाव से मतलब जो सेना के कार्य होते थे, जो सेना का जो सामान होता था, उसमें लगभग 5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी, जो लगभग 30 लोग हो जाएंगे, यानी 30 सदस्य हो जाएंगे। 30 सदस्य मिलकर सेना का रखरखाव करते थे। इसके बाद दोस्तों बात करें गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन हुआ करता था, तो गुप्तचर विभाग का प्रधान जो है महामात्य सर्प हुआ करता था। ये एक तरह का अमात्य होता था जिसे हम लोग महामात्य सर्प कहते थे और ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। महामात्य सर्प, यानी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में गुप्तचर विभाग का जो हेड होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, तो उसको हम लोग अमात्य कहते थे। एक चीज और देखिएगा कि जो अन्य नाम है गूढ़ पुरुष अर्थशास्त्र में, यानी इकोनॉमिक्स में इसी गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसको गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले जो गुप्तचर होते थे उसे हम लोग दोस्तों संस्था कहते थे। अगर एक ही जगह पर रहकर गुप्तचर जो होते थे काम करते थे तो उसे हम लोग संस्था कहते थे। अब गुप्तचर विभाग में आप ये तो संभव नहीं है कि एक ही जगह पर रह के काम करें, लेकिन जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे तो उसको हम लोग संचार कहते थे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। संचार का मतलब क्या होता है, आप सीधा सा समझिए कि जब हम फ़ोन पर बात करते हैं, फ़ोन भी एक तरह का संचार का माध्यम है और एक जगह से जब दूसरे जगह बात करते हैं तो संचार होता है।
तो आप इस पॉइंट को ऐसे याद रखते हैं कि एक स्थान से दूसरे जगह अगर आप जा रहे हो तो दूसरी जगह पे जो आपकी गुप्तचर सेना कार्य कर रही है तो उसे हम लोग संचार बोलेंगे, और एक ही जगह पर रहकर अगर कोई गुप्तचर का कार्य किया जा रहा है, ठीक, तो उसको हम लोग संस्था बोलेंगे। जनपद न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे राजुक कहा जाता था। यानी मौर्य काल में जो जनपद न्यायालय था, जनपद न्यायालय का जो न्यायाधीश हुआ करता था, जस्टिस जो होता था, उसे हम लोग राजुक कहते थे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि मौर्य काल में जो सबसे प्रमुख न्यायाधीश होता था, मुख्य जो न्यायाधीश होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग व्यवहारिक बोलते थे। ये हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, ठीक। इसके बाद दोस्तों सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो भी सरकारी भूमि थी, यानी गवर्नमेंट जो लैंड हुआ करती थी, उसको हम लोग सीता भूमि कहते थे, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अदेव मात्रक, बिना वर्षा के अच्छी फसल देने वाली जो भूमि होती थी उसे लोग अदेव मात्रक बोलते थे। अदेव मात्रक मतलब अगर बारिश नहीं भी हुई और इसके बाद भी अगर अच्छी फसल पैदा हो जा रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे अदेव मात्रक, ठीक है, कि ये अदेव मात्रक भूमि है। द्रोण क्या था दोस्तों? अनाज माप हेतु जो प्रयुक्त होता था। आज के समय में आप क्या करते हैं? बाट का प्रयोग करते हैं या आप डिजिटल तराजू का प्रयोग करते हैं। डिजिटल तराजू उस समय जो उपलब्ध नहीं था तो उसकी जगह पे द्रोण का प्रयोग करते थे और ये अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, भारतीय समाज जो है 7 भागों में बांटा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा हुआ बताया है? तो मौर्य काल में मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है 7 भागों में बांटा हुआ था। और उन 7 भागों में कौन कौन थे? तो दोस्तों दार्शनिक थे, किसान थे, अहीर थे, कारीगर थे। दार्शनिक थे, किसान थे, अहीर थे, कारीगर थे। दूसरे सैनिक, निरीक्षक, सभासद। तो दूसरे 6वें 7वें 8वें में जो है आपके हो जाएंगे, 8वें नहीं दोस्तों पूरे ही 7 थे, तो आपका ये हो जाएगा 5वां सैनिक, निरीक्षक, सभासद। यानी दार्शनिक 1, किसान 2, अहीर 3, कारीगर 4, सैनिक 5, निरीक्षक 6 और ये आपका 7। यानी मेगास्थनीज ने जो 7 भागों में समाज का वर्गीकरण किया था तो उसमें से किसान, अहीर, कारीगर, निरीक्षक, सभासद, सैनिक, ये आपके 7 थे, व्यक्ति थे। समाज यानी इन 7 भागों में बटा हुआ था। ये एक पॉइंट है। स्वतंत्र वैश्यवती जो अपनाने वाली महिला होती थी उसको दोस्तों रूपा जीवा कहा जाता था। जो स्वतंत्र वैश्यवती अपनाती थी महिला उसे हम लोग रूपा जीवा बोलते थे। नंदगुप्त को परास्त करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक कश्मीर राजा से मदद ली थी। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे मदद मांगी थी? किसको हराने के लिए? नंदवंश को। नंदवंश का जो शासक था घनानंद, उसको हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक राजा से मदद ली थी। और प्रवर्तक कहाँ के राजा थे? तो वो जम्मू कश्मीर के राजा थे, ठीक है, या कश्मीर के राजा थे, वहाँ से इन्होंने मदद ली थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य जो है दोस्तों 137 वर्षों तक चला, ठीक। मौर्य साम्राज्य कब तक चला? 137 सालों तक चला। भगवत पुराण में कहा गया है कि भगवत पुराण के अनुसार मौर्य साम्राज्य में दोस्तों 10 राजाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं पे अगर आप वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में मौर्य साम्राज्य के 9 राजाओं का उल्लेख किया गया है। आप इसको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे वायु पुराण तो सिर्फ वायु देखें तो वायु छोटा शब्द है तो इसमें 9 राजा रहेंगे। और भागवत धर्म जो है यह बड़ा धर्म है या बड़ा पुराण है तो इसमें जो है 10 राजा। आप समझ रहे होंगे भागवत बड़ा शब्द है तो 10 और वायु पुराण में वायु छोटा शब्द है इसलिए वहाँ पर 9 राजा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। एक फैक्ट मैंने यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि अशोकाराम विहार कहाँ पे है। तो दोस्तों अशोकाराम विहार कहाँ पे था? तो पाटलिपुत्र में था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें सारे ही फैक्ट लगभग मैंने इम्पॉर्टेंट इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। आपको याद हो गया होगा। लेकिन अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त,
तो बृहदत्त की दोस्तों हत्या किसने करी थी? तो उन्हीं का सेनापति था, बृहदत्त का सेनापति, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहदत्त की हत्या कर दी थी और बृहदत्त की हत्या करके 125 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। अब जब इसके सभी राजाओं की मृत्यु हो चुकी तो उसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। तो शुंग वंश की स्थापना कौन करता है? तो पुष्यमित्र शुंग करता है। इसके बारे में कल हम लोग और इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं प्रशासनिक समिति एवं उनके कुछ कार्य। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसमें मैंने प्रशासनिक समिति, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती थी और साथ में जो सेना की समिति होती थी, ठीक है, सेना की जो समितियां होती थी, मिलिट्री कमेटीज होती थी, तो उनमें उनके क्या क्या काम होते थे तो उसका भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये दोस्तों प्रशासनिक समितियां 6 भागों में बटी होती थी, ठीक है। तो जिसमें पहली समिति जो का काम था वो उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण का कार्य करती थी। जो पहली समिति थी उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण का काम करती थी। जो दूसरी समिति थी वो विदेशियों की देखरेख करती थी। विदेशियों की देखरेख का काम कौन करता था? तो दूसरी समिति करती थी। जन्म मरण का विवरण, जो प्रशासनिक समिति में तीसरी समिति थी उसका काम था जन्म मरण का विवरण रखते थे, डिस्क्रिप्शन रखते थे। जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट थे उनका जो है लेखा जोखा रखते थे। इसके बाद व्यापार वाणिज्य की देखभाल, जो चौथी समिति होती थी व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी। पांचवी समिति जो होती थी दोस्तों विक्रय का निरीक्षण करती थी। विक्रय का मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन होता था, जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते थे उनमें जो विक्रय किया जाता था उसका पूरी तरह से निरीक्षण किया जाता था, ठीक। इसके बाद अगला था बिक्री कर वसूल करना। तो अगली जो 6वीं समिति थी प्रशासनिक समितियों में थे उसका काम था बिक्री कर वसूल करने का कार्य रहता था, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम लोग सैन्य समिति और उनके कार्य देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। जल सेना की व्यवस्था करना, ये आपका सैन्य समिति में पहली जो सैन्य समिति होती थी उसमें जल सेना की व्यवस्था करना। दूसरी जो दोस्तों थी वो आपकी यातायात एवं रसद की व्यवस्था करने का कार्य जो था वो दूसरी सैन्य समिति का कार्य था। तीसरी जो आपकी सैन्य समिति का काम था वो पैदल सैनिकों के देखरेख का कार्य करती थी, ठीक है। और इसके बाद देखें जो चौथी समिति थी, चौथी सैन्य समिति थी उसको काम था अश्वारोही जो सेना होती थी, ठीक है, जो घोड़े पर सवार सेना रहती थी उनकी देखरेख का काम था वो सैन्य समिति, चौथी सैन्य समिति करती थी। इसके बाद पांचवी सैन्य समिति जो है गज सेना। अब 3 ही तरह की आपको सेना मिलेगी, पैदल सेना मिलती थी, अश्वारोही सेना मिलती थी और इसके बाद गज सेना मिलेगी और गज सेना के बाद एक तरह से रथ सेना, ठीक है। यानी 3-4 तरह के आप देख सकते हो, पैदल सेना रहेगी, घुड़सवार सेना रहेगी और हाथियों वाली सेना रहेगी, फिर रथ से चलने वाले लोग रहेंगे, तो 4-5 लोग हो जाते हैं लगभग। फिर इसके बाद 6वीं जो समिति रहती है वो रथ सेना की देखरेख का कार्य करने का काम जो रहता है वो 6वीं सैन्य समिति का रहता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों देखा मौर्य काल से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हम लोगों ने यहाँ पर जानने की कोशिश की और ये मौर्य एम्पायर का आज अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम लोग दोस्तों शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। शुंग वंश, अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो मौर्य वंश का अंतिम रूलर रहता है बृहदत्त, उसकी हत्या कर देता है, उसी का जो सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहदत्त की हत्या करके जो है उसने शुंग वंश की स्थापना कर ली, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे शुंग वंश के बारे में। और आज के वीडियो में जो हम लोगों ने ये इसमें मेन पॉइंट देखे ये आप याद रखिएगा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रांतों का विभाजन जो होता था वो विषय में होता था और जो विषय को देखरेख करता था तो उसे हम लोग विषयपति बोलते थे। एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका रहेगा। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका ये रहेगा कि जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी और प्रशासक की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो गोप बोला जाता था, ठीक है। और बाकी ये कुछ पॉइंट आपके ये भी आपको ध्यान रखिएगा। गुप्तचर विभाग का जो प्रधान था वो महामात्य हुआ करता था, ठीक है। एक ही जगह पर रहने वाले जो गुप्तचर विभाग का कार्य होता था वो संस्था देखती थी और एक स्थान से दूसरी जगह जो जाते थे वो संचार का काम देखते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा गया है कि जनपद न्यायालय का न्यायाधीश जो था उसे क्या बोला जाता था? तो उसे राजुक बोला जाता था।
और कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो प्रमुख न्यायाधीश होता था, ठीक है, तो उसको हम लोग व्यवहारिक बोलते थे। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखिएगा। द्रोण जो है क्या था, वो अनाज माप हेतु जो प्रयुक्त करते थे। आज के समय में डिजिटल तराजू यूज किए जाते हैं, लेकिन उस समय नहीं था, तो उस समय द्रोण का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे जो हम लोगों ने इसमें सीखे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।